बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 41। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले कराची। जी हां, कराची में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। सुहेल अफरीदी आज पहुंचे हैं कराची में और कराची ने क्या फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। तमाम मनाजर दीदनी हैं, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। लोग एक्सपेक्ट ये तो कर रहे होंगे कि एक अच्छा इस्तकबाल होगा, लेकिन ऐसा इस्तकबाल होगा, इतनी आवाम उमड़ आएगी, इतनी बड़ी तादाद में आपको हर तरफ लोग ही लोग कराची में नज़र आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन कराची के अवाम वही हैं जिन्होंने सबसे पहले जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची ही निकला था। फिर 8 फरवरी को पूरे मुल्क के साथ कराची ने भी भरपूर वोट दिया था और इसी तरीके से अपनी राय का इजहार किया था जैसे आज कराची कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने और फिर कसाई बन गए, बुच्चर बन गए, जो कुछ उन्होंने पंजाब में और कराची और सिंध और हर जगह पर किया, उससे जो एक सकूत था, आज वो सकूत तोड़ दिया गया है। आज उसमें तलातम बर्पा कर दिया गया है। कराची में जो आज के मनाजर हैं ये अब रुकने वाले नहीं हैं। फिज़िक्स का लॉ है, आप एनर्जी की शक्ल बदल सकते हैं, आप उसे तबाह नहीं कर सकते। कराची ने आज सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ऐड की है वो मुझे अब तबाह होती हुई ख़त्म होती नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे आसिम मुनीर का ये जो तसल्लत है ये अब टूटता ना भी सही तो कमज़ोर होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं और फिर अपना तज्जिया देते हैं कि ये हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। याद कीजिए, मैंने आपको कल के वीलॉग में ही बताया था कि कराची के अंदर हालात कदरे बेहतर होंगे। वो सब कुछ नहीं होगा जो लाहौर के अंदर हुआ। एक वजह तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो गिरने का लेवल है वो बहुत फ़र्क है। नून लीग इतनी गिरती है कि उनको कई दफ़ा खुद भी समझ नहीं आती कि इतना नीचे गिरना है, और दूसरी तरफ हमारे जनरल्स जो हैं उन्होंने भी अब ये तय कर लिया हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नून लीग को और गिराना है। अब जो एमएफ है उसने, मुनीफ फारूक ने सबको बता रखा है कि जो कुछ लाहौर में हुआ वो नून ने नहीं, जनरल्स ने किया। अगर आप उसे 50-50 भी कर लें तो फिर भी आपको ये वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी कि मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो नून लीग के साथ अब आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो अलग बातें हैं, उनके ऊपर बाद में चलेंगे। पहले ज़रा कराची की बातचीत कर लें। तो सुहेल अफरीदी आज एक कमर्शियल फ़्लाइट से इकॉनमी क्लास में बैठकर कराची पहुंचे। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी कोई भी ज़ाती उनके जो भी मशागल हैं, कोई मेडिकल चेकअप है या ज़ाती उनकी मेडिकल नीड्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ को टैक्सी बना रखा है और वो पूरी दुनिया के मुल्कों में, स्विट्ज़रलैंड से लेके फ्रांस और दूसरी जगहों तक वो जहाज़ टैक्सी की तरह काम करता है। यहाँ तक भी बताया गया कि एक दफ़ा जहाज़ शायद उनके इम्पोर्टेड बैग्स को, किसी यूरोप के शहर से नया बैग ख़रीदा था, स्पेशली वो बैग पिक करने के लिए जहाज़ को वहाँ भेजा गया। ये आप पता नहीं कितनी दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे एयरफोर्स के अंदर से ज़राए ने बताया कि 2 पायलट और उनके साथ अमले के 2 लोग स्पेशली उड़ान भरकर एक यूरोपियन मुल्क से दूसरे यूरोपियन मुल्क गए और वहाँ से वो बैग उठाकर लाया गया जो बाजी ने ख़रीदा था और कहीं पर शायद इस्तेमाल करना था। अब ये जो ज़ाहिर है न्यूज़ है, ये बगरदने रावी है, जो हमें ज़राए ने हमें बताया। जो खबर पक्की होती है मैं आपको बताता हूँ, जो किसी से सुनी सुनाई होती है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अब कमर्शियल फ़्लाइट से वहाँ पहुँचे। पहले जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। ज़ाहिर है उसके अंदर जब ऐसा मामला है तो लोगों को ऐसे लगा शायद जानबूझकर डिले हुई, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर जानबूझ के की जाती तो दूसरी फ़्लाइट भी डिले कर दी जाती। जो दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट थी उसको उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टिकट चेंज की। ज़्यादातर साथी उनके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही रह गए, क्योंकि ज़ाहिर है नई फ़्लाइट के अंदर एकदम से इतनी सीट्स मिलना मुमकिन नहीं था। तो उनके साथ जो 4-5 लोग थे उन्होंने नई फ़्लाइट की, जो फ़्लाइट ऑन टाइम जा रही थी दूसरी एयरलाइन की, उसकी सीट्स बाय की और इकॉनमी क्लास में बैठकर सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उनके दूसरे साथी जो हैं वो कराची पहुंच गए।
जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जिस कदर पब्लिक वहाँ पर टूट के पड़ी उस मोहब्बत के साथ और जुनून के साथ, वो किसी ने इमेजिन तो किया होगा लेकिन शायद इस लेवल पर इमेजिन नहीं किया था। लोग एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके से आए जैसे शायद इमरान खान आ गए। अभी आप गौर कीजिए कि इमरान खान के एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक लीडर, जिनको हाल ही में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते थे। हम पीटीआई में तो उनको लोग जानते थे लेकिन आम पब्लिक उन्हें नहीं जानती थी। मतलब बिल्कुल फ्रेश फेस हैं। और सोचिए वो इस वक्त कराची पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान खुद आ गए। मतलब कराची के एयरपोर्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई कि 2.5 से 3 घंटे उनको सिर्फ एयरपोर्ट में से निकलने को लगे। यहाँ पर जो बहुत ही मुस्बत बात हुई वो ये हुई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी को रिसीव किया। उनकी तरफ से गनी साहब वहाँ पर गए, सईद गनी साहब, उन्होंने ना सिर्फ उनको रिसीव किया, सिंधी टोपी पहनाई, मतलब इज़्ज़त अफजाई की। सिंधी अजरक उन्होंने पहले ही पहन रखी थी क्योंकि किसी सिंधी दोस्त ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही उन्हें अजरक पहना दी थी जो उन्होंने गले में पहनी हुई थी। उनके सर पर सईद गनी साहब ने, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली उन्हें रिसीव किया एयरपोर्ट पर, उनकी इज़्ज़त अफजाई की। बदले में ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस इज़्ज़त अफजाई का जवाब इज़्ज़त अफजाई के साथ ही देना चाहिए। और सुहेल अफरीदी ने भी उनके साथ बड़ी खंदा पेशानी के साथ एयरपोर्ट के ऊपर मुलाकात हुई। उस रिसेप्शन के बाद एयरपोर्ट के ऊपर ही दूसरी जो हमारे लीडरान आए हुए थे, पंजाब से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे, कराची पूरा उमड़ के आया हुआ था। वहाँ पर फिर मुलाकातें शुरू हुई। उसके बाद सुहेल अफरीदी को एक गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन गाड़ी तो बाहर ही निकल सकती थी एयरपोर्ट से, क्योंकि जिस कदर वहाँ आवाम आ गई थी। पहले तो वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई कि सुहेल अफरीदी को एयरपोर्ट से निकाल के गाड़ी में कैसे बिठाना है। बहुत मुश्किल से बहुत सारी सिक्योरिटी एयरपोर्ट की भी इस्तेमाल करनी पड़ी कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आवाम इतनी थी, उन्हें गाड़ी तक लेकर गए। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे एयरपोर्ट में ही वो सब कुछ फंसा रहा और वो वहाँ से ना निकल सके बाहर क्योंकि आवाम इतनी थी। जैसे ही शाहराए कायदे आज़म के ऊपर पहुँची गाड़ी, तो जो इर्द गिर्द प्लाजाज थे और मकान थे, छतें थीं, उनके ऊपर लोग खड़े हुए, फूल फेंके, लोगों ने नारे लगाए और ऐसे ऐसे दीदनी मंजर थे कि उनको एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है। लोगों ने ये भी देखा कि शायराए कायदे आज़म के ऊपर बैनर्स लगे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये भी इंटरेस्टिंग मनाजर देखने को नज़र आए कि एक तरफ आसिम मुनीर और उनकी पूरी जो मिलिट्री ब्रास है और जो मौजूदा रजीम है, उन सब की तस्वीरें और बैनर्स लगे हुए थे और उनके साथ ही आगे पीछे या ऊपर या नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स लगे हुए थे, जिसमें इमरान खान की तस्वीर भी अवेज़ा थी, जिसमें सुहेल अफरीदी और पूरी लीडरशिप की तस्वीर जो थी वो अवेज़ा थी। ये बहुत ही खूबसूरत मनाजर थे, मैं यही कह सकता हूँ। और असल में जमहूरियत आज नज़र आ रही थी अंगड़ाई लेती हुई पाकिस्तान में, जिसे एक डिक्टेटर जिसका नाम आसिम मुनीर है, जिसने दबोच के रखा हुआ है। अब लाहौर में सब कुछ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये तज्जिया बाद के लिए रखते हैं, लेकिन तफसील में आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको मज़ीद बता दिए कि एक तरफ तो सईद गनी यहाँ पहुँचे, इस्तकबाल किया, जिससे वाज़े तौर पर नज़र आ गया कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी है, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि छोटा मोटा रंग में भंग तो हमारे जनरल्स ज़रूर डालेंगे। तो सेक्टर कमांडर को कहा गया होगा, जिन्होंने सिंध पुलिस को इस्तेमाल करके जो इंसाफ हाउस था वहाँ पर रेड किया, वहाँ से बैनर शैनर जो है वो उतारे, फाड़े, पकड़े और ऑफिस को शायद सील करने की कोशिश की। गिरफ्तारी कोई नहीं की, लेकिन वहाँ पर बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसाफ हाउस है, कराची के अंदर मरकज़ी दफ्तर है। अच्छा, अब ये इंसाफ हाउस पर तो हमला करवाया पाकिस्तान के, ज़ाहिर है जो सेक्टर कमांडर वगैरह जो कराची के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हैं, ज़रूर उन्होंने ये काम करवाया होगा, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये करना होता तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने तो ना जाते। अब आप में से कई कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दिखाया कुछ है और मारा कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, सभी को सब कुछ पता होता है, इतना छुपा हुआ कुछ नहीं होता। जो इसके एक्सपर्ट नहीं है, मतलब जिन्होंने पॉलिटिक्स नहीं कर रखी या कार्य सरकार के अंदर कभी दाखिल नहीं हुए, उनको शायद ना पता हो, लेकिन जैसे एक डॉक्टर को इंसानी जिस्म के बारे में अंदर और बाहर से पता होता है, पॉलिटिकल लोगों को भी कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये सब कुछ करना होता तो पूरे कराची में पीटीआई के बैनर्स इस तरीके से ना लगे होते।
पूरे कराची के अंदर इस तरीके से आवाम वहाँ ना पहुँच सकती, वहाँ पर पहले ही डंडा बरदारी शुरू हो जाती, पकड़ पकड़ाव शुरू हो जाती, आंसू गैस शुरू हो जाते, बल्कि एयरपोर्ट के बाहर इस तरीके के इस्तकबाल ही ना करने दिए जाते। तो ये उनका काम नहीं है, ये सेक्टर कमांडर ने भी मजबूरी में किया है। अब आपको आगे एक कहानी सुनाएंगे जिससे आपको बताएंगे कि आजकल सेक्टर कमांडर भी थोड़े मजबूर हैं और वो भी रो रहे हैं बैठे कि हम आसिम मुनीर को कैसे समझाएं कि अवाम को और इमरान खान को एक दूसरे से मज़ीद दूर नहीं रखा जा सकता। हम गोलियां चला चला के, डंडा चला चला के थक गए हैं, अब लोग हमसे नफ़रत करते हैं, अब हमसे ये गंदा काम ना करवाएं। ये कहाँ से बात निकली है, ये आगे अगली खबर में आपके सामने रखेंगे क्योंकि उसका ये कलीदी हिस्सा है। बहरहाल वापस आते हैं, इस्तकबालिया कैंप के ऊपर थोड़ा बहुत नुकसान किया गया इंसाफ हाउस के सामने जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली यहाँ पर, वो ये मिली कि एक फौजी ट्रक जा रहा था, वहाँ पर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर रखी थी, एक न्याजी सब पर भारी। एक न्याजी मीन इमरान अहमद खान न्याजी, एक न्याजी सब पर भारी। तो अब नारा लगाने वाला कह रहा था एक न्याजी और आगे से आवाज़ थी सब पर भारी। वहाँ से जो फौजी ट्रक गुजर रहा था उसके अंदर मौजूद फौजी ने आगे से क्या कहा, देखिए। सुन लिया आपने, जो फौजी जवान था वो भी बाजू निकाल कर ट्रक के अंदर से ये नारा लगा रहा है सब पर भारी। मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो नारा लगा रहे थे, जो पाकिस्तान की आवाम नारा लगा रही थी, वही नारा एक आम फौजी लगा रहा था। अब याद कीजिए मेरा वो तज्जिया जब मैं आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स ये चाहते हैं कि इमरान खान, पीटीआई, पाकिस्तान की आवाम, इन तीनों का मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ करवाया जाए ताकि आसिम मुनीर और उनके चंद मुट्ठी भर जनरल्स जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अकेले ना हों। अगर वो अकेले होंगे तो कमज़ोर होंगे क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर या वो पूरे फोकस के अंदर आ जाएंगे और लोग सिर्फ उन पर तनकीद करेंगे। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो अपने हकूक़ की लड़ाई है, हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, ये आसिम मुनीर चंद जनरल्स वर्सेस पाकिस्तानी अवाम ना हो, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान और पीटीआई हो। इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? एक दिन मैंने आपको कैलकुलेशन करके दी थी कि ये सिर्फ 7 लाख फ़ौज नहीं है, 7 लाख फ़ौजी हैं, उनकी 7 लाख उनके स्पाउसेस हैं, उनके 3-3 बच्चे हैं, उनके अपने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बहन भाई हैं, और ये जो एक्टिव इस टाइम मिलिट्री है उन्हीं का इकोसिस्टम जो है वो 50, 60, 70 लाख बन जाएगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट शायद इससे भी ज़्यादा बन जाए, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप रिटायर्ड फौजियों को शामिल करेंगे तो ये 2-3 करोड़ का इकोसिस्टम है। तो 25 करोड़ में अगर 2-3 करोड़ लोग उनकी तरफ आ जाएं या उनको उनके पीछे छुपने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी। अच्छा, मैं क्योंकि इसको मैंने बीता हुआ है, मीन हमारे ऊपर ये बीती हुई है, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पता है। याद कीजिए 8 अगस्त 2022 को जब अरशद शरीफ मेरा इंटरव्यू ले रहे थे ARY के ऊपर, मैं बीपर दे रहा था, तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही बात मैंने कही थी जिसके बाद मुझे उठा लिया गया था। कहा क्या था मैंने तब भी यही कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें और फ़ौज को लड़वाएं। हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते क्योंकि फ़ौज के अंदर तमाम जो अफसरान हैं, रैंक एंड फाइल है, वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो हमें सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा वोट हमें वहाँ से पड़ता है, तमाम फ़ौजियों की फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये इतनी ख़तरनाक स्टेटमेंट उनको लगी थी कि बगावत और गद्दारी का मुकदमा मुझ पर और अरशद शरीफ और दूसरे साथियों पर दर्ज किया था। दूसरे साथी मीन ARY के साथी जो अमाद यूसुफ और दूसरे लोग थे वहाँ पर, और फिर अमाद यूसुफ को उठाया था, उससे पहले मुझे उठाया था, और हम दोनों के उठाने के दरमियान में अरशद मुल्क से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर उन्हें कीनिया में जाकर शहीद कर दिया गया। वो यही स्टेटमेंट थी कि पूरी फ़ौज जो है वो एक तरफ नहीं है, ये चंद ऊपर बैठे जर्नल्स हैं। तो तब भी हमारी ये स्टेटमेंट बुरी लगी थी। हमारे बहुत सारे जज्बाती लोग हैं ट्विटर के ऊपर, वो अक्सर जब ये बात कहें तो वो कहते हैं नहीं, आप बारीक कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी फ़ौज खिलाफ है, आप पूरी फ़ौज को तुन के रख दें। उनको ये समझ नहीं आती कि पूरी कौम को या पूरी फ़ौज को या पूरी पुलिस को या पूरे किसी इदारे को तुन के नहीं रखा जा सकता। ये कोई अकल की बात नहीं होती, ये फ़हम की बात नहीं होती, ये जज्बात की बात होती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त फ़ौज के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो फ़ौज के अंदर कई सैकड़ों या हज़ारों लोगों से उल्टे काम करवा रहे हैं,
जब ऊपर अच्छा बंदा आ जाएगा और वो बेहतर काम करने की कोशिश करेगा, जैसे बहुत सारे लोग पहले दूसरी जमातों में थे, जब वो पीटीआई में शामिल हुए तो इमरान खान की आइडियोलॉजी उन्हें फॉलो करनी पड़ी। बहुत सारे पुलिस वाले पहले मोटरवे में नहीं थे, जब वो मोटरवे पुलिस के अंदर आए तो उन्होंने बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरह या दूसरी पुलिस की तरह एक्ट नहीं किया, मोटरवे पुलिस की तरह उन्होंने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया। ऐसे ही सरकारी बैंकों से लोग निकलते हैं, प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं, बैंक में नौकरी करने का अंदाज ही बदल जाता है। सरकारी महकमों से निकलते हैं प्राइवेट महकमों में। इसी तरह पाकिस्तान में ना कोई कितार ना कोई इंतज़ार, लेकिन जैसे ही वो बैरून मुल्क पहुंचते हैं कितार भी बनाते हैं और इंतज़ार भी करते हैं। तो इंसान इतने बुरे नहीं होते। हाँ, उनके ऊपर बैठे हुए जो लीडर्स जो उनको हुक्म देते हैं, जो उनके ऊपर ताकत रखते हैं, उनके अच्छे और बुरे होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहरहाल वापस आते हैं, बेहतरीन किस्म का वहाँ पर एक इस्तकबाल हुआ। अब ये जो इस्तकबाल हुआ, इसने जो नई रूह फूंकी है, जो सकूत तोड़ा है, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है पाकिस्तान में। अब मिलिट्री जनरल्स, जो कुछ ऐसे जनरल्स ज़रूर होंगे, किसी और वजह से नहीं, लेकिन जो कुछ पब्लिक रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से परेशान होकर आसिम मुनीर साहब को समझा नहीं पा रहे होंगे कि आप बाज आ जाएं। अब शायद उनके पास भी, शायद मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि बात करने की थोड़ी गुंजाइश हो। एक दफ़ा फिर मैं कराची का शुक्रिया अदा करता हूं। कराची सबसे ज़्यादा बाशऊर शहरी है। कराची का जो है पूरे पाकिस्तान में ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल शऊर है, समाजी शऊर है, इक्तसादी शऊर है, और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये बात भी सच है कि सियासी जमातें जो हैं वो कराची के अंदर उस तरीके से तवज्जो भी नहीं दे सकीं और कराची को उस तरीके से अहमियत भी ना दे सकीं जैसे देना चाहिए था। हमारी बदकिस्मती तो ये हुई कि माजी में, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, आज की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, माजी में जो कराची से हमें लीडरशिप मिली, वो भी मैं पीटीआई की बात भी कर रहा हूँ, उसमें आरिफ अलवी साहब और दूसरे कुछ लोग तो बहुत बेहतर थे, लेकिन साथ साथ हमें कुछ बहुत ही ऐसे लोग भी मिले जो शोबदेबाज थे, सिर्फ और सिर्फ जोकर्स थे, मैं ये कहूँगा। और वो हमारी गलती थी कि ऐसे लोगों को इतनी अहम पोजीशंस के ऊपर ले जाया गया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया कराची का। और आपके सामने है वो बाद में लोग किस तरफ गए और क्या कुछ करते रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो 3 दिन है वो वहाँ पर रहेंगे। 11 जनवरी 4 बजे शाम जलसा है मज़ार कायद के ऊपर। उसका एनओसी भी उम्मीद है मिल जाएगा, क्योंकि तमाम लवाजमात जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है। मुझे लगता है कि इजाज़त शायद मिल जाए, अनलेस के ये इस्तकबाल देख के जनरल साहब ज़्यादा ही परेशान हो जाएं और रोक दें सब कुछ। इसके अलावा हैदराबाद, कोटरी और कराची में वकला, ताजर तंजीमों, मीडिया और पार्टी क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी, रैलीज़ होंगी, प्रेस क्लब्स के अंदर भी उनका खिताब शेड्यूल है। उसके अलावा वज़ीर आला सिंध से शायद मुलाकात हो, सिंध हाई कोर्ट बार से भी वो शायद खिताब करें, और फिर पीर को वो पेशावर वापस चले जाएंगे सुहेल अफरीदी। तो ये उनका पूरे का पूरा जो है वो एक आप ये कह लें कि जो प्लान है कराची का। मैं जैसे आपको पहले कहा है कि बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत बेहतर वाइब्स होंगी और एक ऐसी तब्दीली शुरू होगी जिसकी उम्मीद हम बहुत दिनों से कर रहे थे। अब मौसम बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब अगली खबर जो है वो आपको इस खबर की मज़ीद क्लैरिटी दे देगी। वो खबर ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल जो है, वो पहिया जैम हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में जाम कह देते हैं, तो बस हमारे तलफ़्फ़ुज़ की भी हमें समझ नहीं आती। पंजाबी में हमने कुछ और ही कह देना है, तो हम भी फंसे हुए हैं कई ज़ुबानों में, तो प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो जाती है। एक दिन मैं डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कह रहा था, उर्दू में हम उसे डेमोक्रेसी लिखते हैं। तो मेरे एक दोस्त की बेटी कहती है कि ये अंकल डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहते। तो अब उन बच्चों को क्या बताएं कि कितने हमारी जो ज़िंदगी है वो भी उस फटे हुए कपड़े की तरह है जिसको कई, जैसे टाट को पाबंद लगे होते हैं, कई पाबंद लगे हुए हैं। हम भी तो कई जगहों से निकल के मैं ये कहूँ कि कई तरह का, जैसे वो कपड़ा हो और उसमें कई तरह के धागे हों, तो वो हमारा हाल है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम की हड़ताल दे रखी है या कॉल दे रखी है, ये है। दूसरी तरफ जो ISI के ज़राए हैं वो पाकिस्तान में अब लोगों को ये बताते हैं, और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बता सकता कौन सा सेक्टर कमांडर है, क्योंकि फिर वो उसकी शामत आ जाएगी, लेकिन ISI के एक सेक्टर कमांडर ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मुतबर लोगों को ये कहा कि हम फंसे हुए हैं, ये ऊपर बैठा शख्स जो है ये पागल हो गया है,
ये बिल्कुल नहीं समझता कि हम इसको बता बता के अब थक गए हैं बड़े तरीके से कि हम मज़ीद जुल्म नहीं कर सकते। हम डंडा चला के, गोलियां चला के थक गए हैं। अवाम है कि इमरान खान से पीछे नहीं होना चाहती। दूसरी फिक्र उनको ये थी सेक्टर कमांडर साहब को कि 8 फरवरी की इधर कॉल है, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि 31 जनवरी तक, ये ISI की अपनी वर्किंग है, गलत भी हो सकती है, कि शायद ईरान के अंदर माहौल मज़ीद ख़राब हो जाए और कोई वहाँ रजीम चेंज या ना भी चेंज हो तो वहाँ पर हालात कशीदा हो जाए। फिर उनकी तीसरी कैलकुलेशन ये है कि 31 जनवरी तक ही या उसके आगे पीछे सदर ट्रंप भी इनको हिलाएं जलाएंगे कि आएँ गज़ा में अपनी फोर्स दें। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी है इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ इंटरनेशनली हो रहा है, हम फंस गए हैं, गज़ा में फोर्स भी देनी है, ईरान में भी मामलात चल रहे हैं। उसकी भी आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के टीवी के अंदर बढ़ा चढ़ा कर ईरान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है उसकी खबरें लगवा रहे हैं। तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो वो जो सेक्टर कमांडर साहब हैं उन्होंने किसी बहुत ही मोतबर शख्स को कहा कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है ये 8 फरवरी की कॉल, ऊपर से हमें प्रेशर है कि मज़ीद डंडा फेरो क्योंकि आसिम मुनीर मान नहीं रहे और हम थक गए हैं, तो हम करें तो क्या करें, अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए। तो ये इदारे के अंदर के इस वक्त के हालात हैं। अब आप कहेंगे मैं उस सेक्टर कमांडर को हीरो बनाकर पेश कर रहा हूँ, नहीं, उन्होंने दबाकर करप्शन भी की होगी, माजी के अंदर जुल्म भी किए होंगे, आज भी कर रहे होंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में भी जुल्म करें, लेकिन जाहिर है जुल्म वो किसी के इमा पर कर रहे हैं। आज ऊपर दूसरा बंदा बैठ जाएगा तो वो जुल्म करना बंद कर देंगे, उनको कोई कहेगा। इसका मतलब ये कि क्या मैं ये कह रहा हूं कि इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो कुछ उन्होंने माजी में किया उसका ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने ख़बर रख रहा हूँ कि अंदर की तपश क्या है, अंदर मामलात क्या हैं। मैं हरगिज़ किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा कि ये सेक्टर कमांडर बड़े अच्छे हो गए या फरिश्ते हो गए या वो ईमान ले आएँ कि अब वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी मजबूरियाँ बता रहे हैं कि हम अब मज़ीद इस सब को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने बहुत कर लिया, लेकिन आवाम जो है वो बाज नहीं आती। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है ईरान के अंदर। अब इत्तलात हैं ईरान की अगर बात करें तो 45 अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं। आज की आपको ख़बर दे दें कि ईरान के अंदर 3-4 जो मेजर एयरलाइंस जाती हैं उनमें सबसे मेजर एयरलाइन जो पाकिस्तान में जैसे एमिरेट्स, कतर और इतिहाद वगैरह मेजर एयरलाइंस हैं जो मिडल ईस्ट से फ्लाई करती हैं, ईरान के अंदर इस तरह जो मेजर एयरलाइन है वो टर्किश एयरलाइन है। आज की खबर यह है कि टर्किश एयरलाइन ने अपनी तमाम परवाज़ें ईरान के लिए जो हैं वो आज बंद कर दी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि माजी में भी जो टर्की है वो ज़ाहिर है नेटो का हिस्सा भी है। अमेरिका या यूरोप ईरान के साथ क्या करने वाला है इसका कुछ ना कुछ टर्की को पता होता है। तो इसको इस तनाज़र से भी देखें और जो अंदर बदलते हुए हालात हैं ईरान के अंदर उस तनाज़र से भी देखें, क्योंकि ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है टर्किश एयरलाइन का अपनी तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख कर देना ईरान के लिए, ये मेजर मेगा डेवलपमेंट है। तो इसको उस नज़र से भी देखें। तो जो सेक्टर कमांडर की वरी है, जो उनकी परेशानी है, उसको आप ऐसे ही ब्रश अवे नहीं कर सकते, उसमें वाकई ही कोई ना कोई मामला जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये जो इमाम हैं, आइमा कराम हैं, 70,000, ये तो हम आपको कल बता चुके कि ये जो 25,000 वजीफ़ा है ये आजकल नून लीग तो ये मजहबी फरीज़े के तौर पर कह रही है। ऐसा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में ये बहुत पहले हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 रुपये माहाना आज से कई साल पहले तमाम मसाजिद के आइमा कराम को देना शुरू किया गया था, जो आज तक दिया जा रहा है और बग़ैर किसी शर्त के खैबर पख्तूनख्वा ने दिया था। मतलब कोई शर्त आयद नहीं की थी, कोई पाबंदी आयद नहीं की थी। यहाँ कौन सी पाबंदियाँ हैं? यहाँ पर पैसे तो देने हैं लेकिन साथ धमकियाँ भी हैं, साथ इन्होंने सज़ाएँ भी रखी हैं। और वो क्या है कि हुकूमती शराइत में पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग होगी, दूसरी खिलाफ वर्जी पर वजीफ़ा 3 महीने के लिए 25,000 से 15,000 कर दिया जाएगा, तीसरी खिलाफ वर्जी पर वजीफ़ा 3 माह के लिए बंद होगा और चौथी खिलाफ वर्जी जब इमाम साहब करेंगे तो उनका वजीफ़ा मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये समझें कि जो नून लीग ये बता रही है कि हम बड़ा कोई मजहबी फरीज़ा पूरा करने के लिए ये 25,000 दे रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कई साल पहले ये प्रोजेक्ट कर चुकी है, ये उसका रेप्लिका है, लेकिन असल में रेप्लिका नहीं है। रेप्लिका इसलिए नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इन्हें ये काम सियासी मकासद के लिए नहीं किया था। वो तो उन्होंने मसाजिद की बेहतरी के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त तो उन्हें तो ज़रूरत नहीं थी ऐसे किसी काम की। अब ये जो सज़ाएं रखी हैं इनके पीछे असल वजह वही गज़ा में भेजने वाली फ़ोर्स है।
ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो आइमा कराम और इमाम साहबान को ये जो 25,000 महाना मिल रहा है 70,000 को, इसकी वजह ये है कि कल भी मैंने कहा था कि टीका लगाना है और पीछे बम पे लगाना है, और क्योंकि बम पे टीके ने चुभना भी है और दर्द भी होनी है, और फिर आइमा कराम सीसी भी करेंगे या पूरी कौम भी सीसी करेगी। जाहिर है जब टीका लगेगा गज़ा में फ़ौज भेजी जाएगी, इनको बयान देने पड़ने, अगर ये बयान नहीं देंगे तो नीचे इनके जो फॉलोअर हैं वो इन पर तनकीद करेंगे। तो इसलिए माहौल को ठीक करने के लिए उनके हाथ में पहले से खिलौना मतलब 25,000 का ये जो वजीफ़ा है ये दिया जा रहा है। ये हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपको अब ये बताते हैं कि ये जो नून लीग है ये इतनी मजहबी है, मतलब कैसे हालात, ये जो मज़हब का मामला है इसे हमारे जनरल्स और नून लीग मज़हब के बारे में माजी में कैसे इस्तेमाल करते रहे, ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखनी है। ये अब्दुल कादर आज़ाद साहब है, ये मेरा ख्याल बादशाही मस्जिद के इमाम थे। इन्होंने फतवा दिया था कि बेनज़ीर साहबा का निकाह टूट गया है। आज इनके मेरा ख्याल बेटे, अगर मैं गलत नहीं तो इमाम है वहाँ पर बादशाही मस्जिद में। और अल्लामा अब्दुल कादर आज़ाद मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उन्होंने ये फतवा दिया था कि जो बेनज़ीर साहबा हैं उनका निकाह टूट गया है और जो भी उनके साथ कोई सियासी फ़ैसला करेगा, मैं कुरान उठाकर कहता हूँ, उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर दोज़ख में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, सुनिए। बेनज़ीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सर पर उठाकर कहता हूं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लिया आपने। अब ये वो कब कह रहे थे? जब उस वक्त के मिलिट्री जनरल्स हर सूरत बेनज़ीर को रोकना चाहते थे। ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के DGISI जो दुरानी साहब थे उन्होंने एफिडेविट, असद दुरानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उस वक्त के DGISI, लिखकर एफिडेविट दे चुके हैं असगर खान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने पैसे बांटे थे, हमने IJI बनाई थी और उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे बेग साहब, उनके कहने पर, मिर्ज़ा असलम बेग, उनके कहने पर बनाई थी और हम बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क समझते थे, जैसे आज के DGISPR और आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कहते। बिल्कुल ऐसे ही तब ये बेनज़ीर को कहते थे और उनको नाकाम करने के लिए उलमा कराम को इस तरीके से पेश किया जाता था। यही नहीं, बड़े बड़े उलमा कराम जैसे इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की हाल ही की स्टेटमेंट्स हैं कि औरत की कमाई हराम है। इसी के साथ साथ जो है ज़ाहिर है कमाई हराम है तो उसकी जो है वो सरबराही भी हराम है। मेरे नहीं ये ख्यालात, मेरे पे ना बरस पड़िएगा, मैं सिर्फ उलमा कराम के ख्यालात आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ उलमा कराम ही नहीं, नून लीग खुद क्या करती थी, जाहिर है क्योंकि जनरल्स और नून लीग IJI में इकट्ठी थी, दोनों का ये मुश्तरका प्रोजेक्ट था। तो नून लीग खुद क्या कहती थी, उस वक्त के बहुत ही बड़े लीडर जो नून लीग के थे, आज नून लीग के साथ नहीं है, अब वो पूरी हकीकत खोलकर सामने रख रहे हैं कि औरत की हुक्मरानी पर नून लीग क्या प्रोपेगेंडा कर रही थी। चौधरी निसार अली खान क्या कहते हैं, सुनिए। सुन लिया आपने। तो ये हालात हैं जो हमारे मिलिट्री जनरल्स। नवाज शरीफ की क़यादत में बयानिया ये था कि इस्लामी माशरे में औरत सरबराह हुकूमत नहीं हो सकती, ये बयानिया था नवाज शरीफ की क़यादत में। और तकरीरें ये होती थी, मैंने भी की, कि औरत अजान नहीं दे सकती, औरत इमामत नहीं करा सकती, औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत ऊंची आवाज से तलावत कलाम पाक जैसे बड़ा नेक काम नहीं कर सकती कि गैर महरम में आवाज ना जाए, औरत उम्रा और हज महरम के बगैर नहीं कर सकती। ये सारी बातें, तो ये सारी बातें बेनजीर भुट्टो पे लागू थी, तो इसकी बेटी पे लागू क्यों नहीं है यार? जब इनका दिल करता है ये इस्तेमाल करते हैं। कल वही औरत की हुक्मरानी नाजायज़ थी, उसका निकाह टूट जाता था, उसके साथ सियासत करना जायज़ नहीं था। आज उसी औरत की हुक्मरानी ना सिर्फ जायज़ है बल्कि तमाम उलमा कराम को उसके साथ बिठा दिया है और उनके हाथों से वो वजीफ़ा मौसूल कर रहे हैं। कल तक औरत जो है वो तलावत नहीं कर सकती थी, जैसे निसार अली खान साहब ने कहा, बुलंद आवाज़ में अमामत नहीं कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। आज बेटी आई है नवाज शरीफ की तो सब कुछ कर सकती है।
कल तक जो है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है मरियम नवाज, ये नारे लगवा रही थी। आज DGISPR मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स को अपने हक में गवाही के तौर पर, एक मोतबर गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।